हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में कुछ मॉडल के बारे में बताया और आप उसे अध्ययन कर लिए होंगे। आज हम पढ़ते हैं क्वांटम या परमाणु के तरंग यांत्रिकी मॉडल हेतु विकास। ठीक है, क्वांटम जो है उसका डिटेल हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं परमाणु के तरंग यांत्रिकी मॉडल में क्या क्या विकास हुआ। इसी में एक पॉइंट आपको बच्चों आज है, एक डी ब्रॉगली इक्वेशन भी है। इसमें दो पॉइंट होते हैं, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति में ही डी ब्रॉगली इक्वेशन होगा, और दूसरा पॉइंट होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, यानी इसमें आप हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के भी बारे में पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनप्रेसिडेंटली ट्रांसफर। तो पहला पॉइंट की बात करते हैं। इसके पहले हम थोड़ा बोर परमाणु मॉडल जो बताया उन्होंने, तो इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। क्या बताया गया है कि बोर परमाणु मॉडल की सीमाओं के कारण इन दोषों को दूर, यानी बोर परमाणु मॉडल है उनकी जो सीमा आपको बताई गई सीमाएं है ना, तो उनके दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रयास किए जिससे परमाणु का उपयुक्त मॉडल विकसित किया जा सके। यानी उनमें जो दोष उत्पन्न हुए थे उन दोषों को दूर करने के लिए मॉडल की व्यवस्था की गई, मॉडल विकसित किया गया। नए मॉडल हेतु विकास मुख्यतः दो अवधारणाओं पर आधारित है, यानी जो दो हमारे मॉडल बने हैं वो दो नया मॉडल किसके, उसके सिद्धांत के आधार पर या उसके सिद्धांत पर आधारित हैं। वो हमारा पहला पॉइंट होता है प्रकाश की द्वैत प्रकृति, और प्रकाश की द्वैत प्रकृति में बच्चों क्या होगा, डी ब्रॉगली इक्वेशन। और दूसरा मॉडल में जो अवधारणा दी गई है वो है हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो विज्ञान की नई शाखा अवधारणाओं पर आधारित होती है। याद रखिएगा, जो विज्ञान की जो शाखा आएगी, ब्रांचेज आती हैं, निश्चित किसी न किसी मॉडल पर डिपेंड आता है, नई नई टेक्नोलॉजी पर डिपेंड आता है, नए अवधारणाओं पर डिपेंड आता है। इसे क्वांटम यांत्रिकी या तरंग यांत्रिकी कहते हैं। यानी विज्ञान की नई शाखा उपयुक्त अवधारणाओं पर आधारित है और उसे ही क्वांटम यांत्रिकी या तरंग यांत्रिकी कहते हैं। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल क्वांटम यांत्रिकी पर है, यानी परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल किस पर होगा, क्वांटम यांत्रिकी पर ही आधारित रहता है। तो अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति होता क्या है। ठीक है, ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होता है, इसके पहले हम थोड़ी सी जनरल चर्चा करेंगे। तो सन 1905 में हम इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। और इसके बाद क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, प्रकाश की द्वैत प्रकृति को हाइजेनबर्ग बताते हैं। ठीक है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति बताया है सन 1905 में आइंस्टीन, 1905 में आइंस्टीन वैज्ञानिक क्या किए थे, खोज किए हैं। सन 1905 में आइंस्टीन ने यह सुझाव दिया कि प्रकाश व अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों में द्वैत प्रकृति पाई जाती है। किसमें बच्चों, याद रखिएगा, प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय, प्रकाश में भी और विद्युत चुंबकीय दोनों विकिरणों में द्वैत प्रकृति पाई जाती है। और द्वैत प्रकृति क्या होगी बच्चों, कण प्रकृति व तरंग प्रकृति। याद रखिएगा, कण प्रकृति और दूसरा पॉइंट क्या बताया, तरंग प्रकृति। ठीक है, क्या क्या बताया उन्होंने, एक होता है कण प्रकृति और दूसरा होता है तरंग प्रकृति। याद रखिएगा, जो हमारा प्रकाश व अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों में जो द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति में दो पॉइंट होते हैं। द्वैत का मतलब क्या हुआ, दो, और दो में कौन कौन से, एक हमारा कण की प्रकृति हो जाएगी, दूसरा हमारे तरंग की प्रकृति हो जाएगी। किसने बताया बच्चों, सन 1905 में आइंस्टीन ने सुझाव दिया। सन 1905 में आइंस्टीन ने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया, कि दो प्रकार की तरंग यांत्रिकी आई, उन दोनों का नाम क्या है बच्चों, तो प्रकाश व अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय, प्रकाश हो गया और क्या हुआ,
विद्युत चुंबकीय दो गए में दो प्रकृति होती है। दो प्रकृति का मतलब क्या हुआ, एक कण की प्रकृति हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, आपकी तरंग प्रकृति। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया ना। ये दो पॉइंट है, ये हुआ ये, इसके बाद हमारा ये आया कण की प्रकृति और तरंग प्रकृति। इतना समझ में आ गया ना। 1905 में आइंस्टीन ने दो विकिरण के बारे में बताया, प्रकाश की और विद्युत चुंबकीय विकिरण में। उनमें दो द्वैत प्रकृति आई और द्वैत प्रकृति का मतलब होता है एक कण की प्रकृति हो जाएगी और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तरंग प्रकृति। आया समझ बच्चों, ठीक है, बन जाएगा ना। अब आगे बात करते हैं। सन 1924 में लुईस डी ब्रागली ने सुझाव दिया कि जिस प्रकार प्रकाश में कण व तरंग प्रकृति दोनों पाई जाती हैं। 1924 में, कब, 1924 में किसने सुझाव दिया बच्चों, लुईस डी ब्रोगली। किसने, लुईस डी ब्रोगली। लुईस डी ब्रोगली ने क्या किया, सुझाव दिया कि जिस प्रकार प्रकाश में कण तरंग प्रकृति दोनों पाई जाती हैं, उसी प्रकार सभी सूक्ष्म द्रव्य कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु अणु आदि में भी दोहरी प्रकृति पाई जाती है। यानी जिस प्रकार प्रकाश में कण की प्रकृति, तरंग की प्रकृति पाई जाती है, उसी प्रकार से सूक्ष्म कणों में, यानी सूक्ष्म कण हमारा क्या होगा, छोटा से छोटा कण होगा और छोटा सा छोटा जो कण होगा उसमें क्या पाया जाएगा, प्रेजेंट क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु, यानी ये भी उसी प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, इतना समझ आ गया। और ये भी दोहरी प्रकृति होती है। कैसी होती है, दोहरी मतलब द्वैत प्रकृति, डबल। ये सब कण होने के साथ तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन, जिसे अब तक केवल कण ही माना गया, और तरंग के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें अब आगे हम डी ब्रोगली समीकरण पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए हम डी ब्रोगली समीकरण पढ़ते हैं। क्या है, सभी द्रव्य कण गतिशील रहते हुए तरंग के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। यानी याद रखना क्या कहा जा रहा है, सभी द्रव्य कण गतिशील रहते हुए तरंग के गुण भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो डी ब्रोगली ने यम द्रव्यमान के कण, क्या बताया उन्होंने, डी ब्रोगली ने यम द्रव्यमान, डी ब्रोगली ने क्या किया, यम द्रव्यमान के कण के लिए जो वेग भी, क्या हुआ, वेग हमारा भी होगा, याद रखिएगा, वेग भी से गतिशील है, तो तरंग दैर्घ्य की गणना निम्न व्यंजक दिया है। तरंग दैर्घ्य की गणना है तो उन्होंने क्या किया, निम्न प्रकार का व्यंजक दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो बच्चों देखिए, तरंग दैर्घ्य की आपका फार्मूला बता रहा हूं, ठीक है। तरंग दैर्घ्य में क्या होगा, लैम्डा, और फार्मूला क्या होगा, निकल के आएगा बच्चों, H/mv, लैम्डा इक्वल टू H/mv। ये हमारा क्या है, फार्मूला निकल गया। अब इसको हम जाकर डी ब्रोगली समीकरण प्रूव करेंगे। आया कहां से, अच्छा एक और हो सकता है, इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, लैम्डा इक्वल टू H/mv के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू H/p के, लैम्डा इक्वल टू H/p। ये फार्मूला आया, तो हम इसको यहाँ करके लिख देते हैं। ये p कहां से आया बच्चों, याद रखिएगा, mv इक्वल टू p, इसके कारण ऐसा आया है, ठीक है। इस कारण से चूंकि ये होता है, चूंकि mv बराबर p होता है, तो मैंने क्या किया, mv के स्थान पर p का यूज कर लिया। अब इसको हम प्रूव करेंगे, कहां से आया, तो इसको अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, जहां h क्या है, प्लॉन्क स्थिरांक, v क्या है, कण का वेग, ठीक है बच्चों। प्लॉन्क स्थिरांक रहेगा,
v इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कण का वेग होगा। इसके बाद क्या होगा p, तो p हमारा क्या होगा, कण का संवेग। p क्या है बच्चों, कण का संवेग, कण का संवेग होगा। इसके बाद देखिए बच्चों, कण का संवेग के साथ आगे क्या होगा, कण का संवेग, तो या तो आप जानते हैं कण का द्रव्यमान होता है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके साथ कहते हैं द्रव्य कणों से संबंधित तरंगों को द्रव्य तरंगे कहा जाता है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से भिन्न होता है। समझ में आ गया बच्चों, ये आपका डिरबॉगली समीकरण है। अब इसको मुझे प्रूव करना है कि कैसे आता है। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद मैं आपको डिरबॉगली समीकरण को प्रूव करूंगा कैसे आता है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिरबॉगली समीकरण संबंध की स्थापना। मैक्स प्लांक व आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी प्रस्तावों को संयुक्त करके डिरबॉगली समीकरण उत्पन्न किया जा सकता है। क्या क्या, मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक के साथ साथ दूसरा पॉइंट क्या है, आइंस्टीन, मैक्स प्लांक व आइंस्टीन, मैक्स प्लांक व आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी, के द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी, द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी प्रस्तावों को संयुक्त कर, प्रस्तावों को संयुक्त कर, यानी प्रस्तावों को संयुक्त करके क्या किया जाएगा, उसमें डिरबॉगली संबंध को व्युत्पन्न किया, यानी डिरबॉगली संबंध को क्या करेंगे, डिरबॉगली समीकरण को संपन्न किया जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना, मैक्स प्लांक व आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी प्रस्तावों को संयुक्त करके डिरबॉगली संबंध को व्युत्पन्न किया जाएगा या संपन्न किया जाएगा, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम, इसमें दो शब्द आता है, व्युत्पन्न भी हो सकता है और संपन्न भी हो सकता है। तो आप जिस प्रकार से आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सेंटेंस का उपयोग करना है, व्युत्पन्न लिख देते हैं, व्युत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों याद रखना है आपको, मैक्स प्लांक के अनुसार, किसके अनुसार निकालेंगे, मैक्स प्लांक के अनुसार, मैक्स प्लांक के अनुसार क्या होगा बच्चों, फार्मूला आप बताइए क्या होगा, किसी फोटॉन की ऊर्जा E आवृत्त न्यू से संबंधित है, यानी किसी फोटॉन की ऊर्जा E, किसी फोटॉन की ऊर्जा, किसी फोटॉन की ऊर्जा E जो होती है वह क्या होता है, किसी फोटॉन की ऊर्जा E आवृत्त न्यू, आवृत्त न्यू से संबंधित होती है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, E इक्वल टू h न्यू, ये आपका हुआ E इक्वल टू h न्यू, यानी कहा गया मैक्स प्लांक के अनुसार किसी फोटॉन की ऊर्जा E आवृत्त न्यू से संबंधित होती है, तो E इक्वल टू h न्यू आ जाएगा और हम क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इसी प्रकार आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार क्या होगा, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा, यानी आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार आप यूज कर लीजिए, या आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के
अनुसार, यानी आयोडीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार क्या होगा बच्चों, तो उसमें हो जाएगा E मतलब E इक्वल टू mc स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, E इक्वल mc स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कितने समीकरण प्राप्त हो गए बच्चों, 2। तो आपको याद रखना है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, यानी आइंस्टीन का जो सूत्र होता है, आइंस्टीन के सिद्धांत का सूत्र क्या होगा, E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। E हमारी ऊर्जा होती है, कण की ऊर्जा, m हमारा द्रव्यमान होता है और c हमारा प्रकाश का वेग होता है। और यहाँ पे प्रथम समीकरण और 2 सेकंड समीकरण आपको मिल चुका है। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो सॉल्व करिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से तो सॉल्व करिए, क्या होगा, आपको तो पता है बच्चों, जब हमारा बायां पक्ष बराबर होता है तो दायां पक्ष क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो mc स्क्वायर इक्वल टू h हो जाएगा। लिख दीजिए mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू के। और आगे सॉल्व करेंगे तो इसके आगे क्या होगा बच्चों, mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू के। अब इसको क्या करना है, आपको जानते हैं न्यू इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, चूंकि न्यू इक्वल टू होता है, क्या होता है, न्यू इक्वल टू लैम्डा अपॉन, पढ़े ना आपको, मैं आवृत्त पढ़ाया था, तरंगदैर्घ्य पढ़ाया था, तो क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। न्यू इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा के। पढ़ चुके हैं ये क्या आप, ठीक, तो क्या होगा, न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा के। हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, चलिए। तो हम mc स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, h रहेगा, और न्यू के स्थान पर क्या लिख देंगे, c अपॉन लैम्डा। इतना समझ आ गया ना, न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा के, न्यू mc स्क्वायर इक्वल टू h इनटू c अपॉन लैम्डा के। आप चलिए इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने पर आपको तो पता होगा ना कि यहाँ पे क्या क्या कट जाएगा, याद रखना है, यानी कि इधर c से कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। इतना लिख सकते हैं ना, इतना तो आ सकता है आपका mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा की। अच्छा बच्चों, यह याद रखना है आपको, मैं एक दूसरे का पक्षांतर कर दूंगा, तो इसको तो हम पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं ना। पुनर्व्यवस्थित करने पर लिख दीजिए, पुनर्व्यवस्थित करने पर, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc। क्या आ गया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc। ठीक है बच्चों, हम इसको आपको पिक की सहायता से दे देंगे। इसके आगे थोड़ा मुझे सॉल्व करना है और इसको थोड़ा मैं मिटाना चाहता हूँ। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या होगा, ये जो लास्ट में लिखा हुआ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc, हमारा यही तो फार्मूला है, मुझे इसी को सॉल्व करना था। अब थोड़ा मैं इसके आगे बताना चाहता हूँ बच्चों, तो क्या लिखूंगा देखिएगा, लैम्डा इक्वल टू, चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, mc इक्वल टू क्या होता है बच्चों, p। ये तो आपको बता चुका हूँ, इसके पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि m यानी द्रव्यमान होगा, c यानी प्रकाश का वेग हो गया, तो आपका p यानी संवेग हो गया। किसका संवेग है, तो कण का संवेग है, तो हम mc के स्थान पर p लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो इसलिए यह क्या बन जाएगा आपका, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। ये हमारा फार्मूला, एक दूसरा सूत्र आ गया। ठीक, ये हमारा एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला हमारा ये हो गया। ठीक है, बन जाएगा। इसके बाद आगे की बात करता हूँ, तो उसमें क्या होगा, डी ब्रोगली ने इंगित किया कि इसी समीकरण को फोटॉन के द्रव्यमान m के स्थान पर कण का द्रव्यमान EPN, यानी जो आपका फोटॉन के द्रव्यमान m के स्थान पर EPN, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान m को प्रतिस्थापित करके प्रकाश के वेग c के स्थान पर EPN कण के वेग v को लिखा जा सकता है। यानी प्रकाश का वेग जो हमारा c है,
और कण का द्रव्यमान हमारा यहाँ पे थोड़ा डिनोट करिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ई है, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। जो द्रव्यमान हमारा m है, ये हमारा द्रव्यमान है, और द्रव्यमान में कण कौन कितने हैं बच्चे? कण कितने हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, etc। यानी कहना चाहिए ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों हमारे कण के वेग हैं। अब कहना चाहिए कि इसके द्रव्यमान m को प्रतिस्थापित करके तथा प्रकाश के वेग c के स्थान पर, प्रकाश का वेग c है, c के स्थान पर, यानी प्रकाश का वेग हमारा c है, तो c के स्थान पर द्रव्य क्या किया जाएगा? c के स्थान पर द्रव्य EPN कण के वेग v को लिखा जा सकता है। द्रव्य EPN का मतलब जानते हो ना? E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। कण के वेग v को रखा जा सकता है, कण के वेग v को रखा जा सकता है। ठीक है, यानी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे बच्चों? भी लिख देंगे, यानी C के स्थान पर रखना है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों? फार्मूला बताइए क्या होगा आगे? ठीक है, बताइए आगे क्या होगा? तो आपका हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h/m। तो हमारा था ही प्रकाश का वेग c था, तो c के स्थान पर क्या लिख देंगे? भी लिख देंगे, यानी लैम्डा इक्वल टू h/m क्या हो जाएगा? mv के। और अब आगे चलते हैं, चूंकि mv इक्वल टू p के, तो क्या हो जाएगा? mv इक्वल टू p के, तो क्या हो जाएगा आगे? mv इक्वल टू जब p हो जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू h/p। ये देखिए प्रूफ हुआ। h/p कहाँ पे आया? मैंने उसको भी आपके सामने इसको प्रूव कर दिया। तो लैम्डा इक्वल टू h/p के हो गया। और p भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं आपको तो लैम्डा निकाला, तरंगदैर्घ्य निकाला, और अगर p को बात करता हूँ तो p बराबर क्या हो जाएगा? तो p इक्वल टू हो जाएगा h/लैम्डा। ये भी आपका एक निकल गया फार्मूला। तो जो आपका मेन है वह मेन आपका कौन सा है? ये जो हमारा द्विभागी समीकरण था, तो द्विभागी समीकरण के लैम्डा इक्वल टू h/mc था। क्योंकि आप जानते हैं mc को हम द्रव्यमान है, c हमारा प्रकाश का वेग है, तो उसके स्थान पे हमने क्या यूज किया? संवेग p का यूज किया। और p आपका जो हमारा संवेग है, तो मैंने उसको तो प्रूव कर दिया, यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ठीक है, प्रूव, यानी लैम्डा इक्वल टू h/p। अब इसके बाद मैंने बताया, तो मैंने इसको इतना समझा दिया आपको। हमने आपको क्या बताया? आज के मतलब प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में जानकारी दिया, और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत 2 टॉपिक था, जिनमें से प्रकाश के जो द्वैत प्रकृति है वो हमारा डी-ब्रोगली समीकरण था। तो हमने आपके सामने आज डी-ब्रोगली समीकरण को प्रूव कर दिया। एक बार को अपना देखते हैं। पहला इक्वेशन जो हमारा होगा मैक्स प्लैंक के अनुसार E इक्वल टू mc स्क्वायर होगा। क्या होगा बच्चों? E इक्वल टू mc स्क्वायर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? मैं थोड़ा डिटेल नहीं बताऊंगा। E इक्वल टू क्या था? mc E इक्वल टू h न्यू था पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या था बच्चों? E इक्वल टू mc स्क्वायर था। अब ये दोनों समीकरण को जब मैंने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या निकल के आया था बच्चों? ये अब इसको हम क्या करेंगे? mc स्क्वायर इक्वल टू h इनटू न्यू के, और न्यू इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है? c अपॉन लैम्डा के। तो mc स्क्वायर इक्वल टू h इनटू लैम्डा अपॉन
क्या था वो सॉरी सी अपॉन लेमडा के था, इसको मैंने यहाँ पे काट दिया, देखिए यही आ गया। फिर एमसी बचा, एमसी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा बचा, पुनर्व्यवस्थित कर दिया तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एमसी आ गया। मतलब कहना चाहिए कि आपको मैंने प्रूव करके बता दिया। अब एमसी जो हमारा था, चूंकि एमसी इक्वल टू सी पी कर दिया, पी यानी प्रकाश का वो सॉरी संवेग होता है, कण का संवेग होता है, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी आया, यानी यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अब इन्होंने आगे कहा गया कि डी ब्रोगली ने इंगित किया कि समीकरण के प्रोटॉन के द्रव्यमान m के स्थान पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ईटीसी प्रकाश का वेग c के स्थान पर द्रव्य इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कण के वेग v को रखा जा सकता है। यानी c के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, v का उपयोग कर लेंगे। तो देखिए लेमडा इक्वल टू h अपॉन m भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी आ गया, m इक्वल टू p होता है तो लेमडा इक्वल टू h अपॉन p आया। मैंने इसको प्रूव कर दिया। और अगर आप p निकालना चाहते हो तो p इक्वल टू h अपॉन लेमडा। p हमारा कण का संवेग है, h हमारा प्लॉन्क स्थिरांक है, लेमडा इक्वल टू तरंगदैर्घ्य है। ठीक, अगर इसकी बात करते हैं तो लेमडा इक्वल टू तरंगदैर्घ्य हो गया, h जो हमारा क्या प्लॉन्क स्थिरांक हो गया, m हमारा द्रव्यमान हो गया और c प्रकाश का वेग। समझ में आ गया? कोई पूछना है कहीं भी आप पूछ सकते हैं। डी ब्रोगली समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि डी ब्रोगली समीकरण क्या होगा। तो अब आप इतना याद रखिएगा, 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट आपका ये है और दूसरा पॉइंट ये। क्यों? पेपर में इसी प्रकार ये भी आता है और ये भी आता है। लेमडा इक्वल टू h अपॉन mc रहेगा तो भी आपका दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे तो अलग ही। अगर लेमडा इक्वल टू h अपॉन mc रहता है तो भी हमारा डी ब्रोगली समीकरण है, और लेमडा इक्वल टू h अपॉन p आता है तो भी हमारा डी ब्रोगली समीकरण है। यहाँ बच्चों कुछ दूसरा नाम दे देगा, इसके स्थान पर कुछ दूसरा नाम लिख देता है तो हमारा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो आज हम डी ब्रोगली समीकरण को प्रूव कर दिया। और मैंने बताया कि प्लैंक के अनुसार निकालेंगे तो मैक्स प्लैंक के अनुसार ये आ जाएगा इक्वल टू h न्यू, और आइंस्टीन समीकरण के अनुसार निकालेंगे तो इक्वल टू mc स्क्वायर, और दोनों को आप रिलेशन दे देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका लेमडा इक्वल टू h माइनस mc आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ओके।